हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया हूं मैं कक्षा 12 की जो भूगोल है उसके पाठों की एक श्रृंखला है और उसका अंतिम पाठ बच रहा है और पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार, परिवहन, व्यापार, संचार की बात करें तो तृतीयक व्यवसाय में हमने पढ़ा है। अब व्यापार का हम अंतर्राष्ट्रीय रूप पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की क्या भूमिका रही है। सबसे पहले अपन जाने की व्यापार क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक व्यापार शब्द आता है और एक वाणिज्य शब्द आता है। और मैंने बताया था कि व्यापार तो क्या होता है कि किसी वस्तु को खरीदना या जो बेचना, जो जो खरीदते हैं या बेचते हैं, क्रय या विक्रय करते हैं, उसको हम व्यापार कहते हैं। और उस खरीदने और बेचने में जिन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं हम, जो हम लेखा जोखा रखते हैं, उसको हम वाणिज्य कहते हैं। यानी उसको ट्रेड कहते हैं, आप उसको ट्रेड कहते हैं और कॉमर्स कहते हैं, वाणिज्य को कॉमर्स कहते हैं। हम व्यापार की एक सामान्य परिभाषा बात करें तो व्यापार की सामान्य परिभाषा क्या होती है? मैं आपको थोड़ा प्राचीन समय में लेके जाना चाहूंगा कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, उसने भोजन संग्रहण और आखेट करना शुरू किया, तो व्यापार कहां पर आया? देखिए, व्यापार हमेशा जो होता है, आप खुद सोचिए कि आपका परिवार है और आपके परिवार में आपके पास में खेत है। छोटे से उदाहरण से समझिए, और खेत में आपको रोजाना की साल की 10 बोरी चाहिए, लेकिन आपके पास में गेहूं की 9 बोरी होती है, तो क्या आप व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो एक बोरी और चाहिए, आपको एक बोरी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जहां 10 बोरी गेहूं की चाहिए, वहां पर इस बार 15 या 20 बोरी होती है, 25 बोरी होती है, तो आप जो ये उपभोग के पश्चात जो बच गया, यानी 25 माइनस 10 यानी जो 15, यानी ये 15 बोरी हो गई, उसका व्यापार करेंगे। तो व्यापार हमेशा अधिशेष वस्तुओं का होता है। किसका होता है? अधिशेष वस्तु। ये हमेशा ध्यान रखना, व्यापार किसका होता है? अधिशेष वस्तुओं का होता है। उपभोग के पश्चात, यानी कोई भी अगर परिवार की बात करें, कोई भी माफ कीजिएगा, राज्य की बात करें, वो सब अपने अपनी जनसंख्या के उपभोग के पश्चात जो अधिशेष उत्पादन होता है उसको ही बेचते हैं। अब व्यापार का तात्पर्य ये तो आप समझ गए कि व्यापार अधिशेष वस्तुओं का होता है, लेकिन व्यापार के अंदर हम करते क्या है? तो देखो, व्यापार के अंदर आप समझ सकते हैं कि यहां पर इसका तात्पर्य होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। यहां पर क्या होता है कि होता क्या है? अधिशेष वस्तुओं का व्यापार होता है, अधिशेष वस्तुओं का व्यापार होता है। और क्या होता है इसमें? वस्तुओं के साथ में, क्योंकि हम अब प्राचीन समय से वर्तमान समय में आ गए हैं, तो वस्तुओं के साथ में सेवा भी होती है। तो सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है। स्वैच्छिक आदान प्रदान, स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है। कोई आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, आप स्वेच्छा से अपना आदान प्रदान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। और व्यापार में हमेशा 2 पक्ष काम करते हैं। ध्यान रखना कि व्यापार में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है खरीदने वाला और दूसरा पक्ष होता है बेचने वाला। बेचने वाला। तो अगर हम व्यापार को एक परिभाषा में समेटना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यापार हमेशा अधिशेष वस्तुओं का होता है, इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान किया जाता है। और व्यापार करने के लिए 2 पक्ष होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला, यानी क्रय पक्ष और विक्रय पक्ष। आप उसको यूं भी समझ सकते हैं कि व्यापार कभी भी एक तरफा नहीं होता है। ध्यान रखना, एक तरफा एक समय के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर लंबा, अगर कोई भी देश है, एक देश जैसे मान लीजिए भारत है और दूसरा देश जैसे मान लीजिए चीन है, इसके बीच में अगर व्यापार करना है तो ये नहीं कि चीन अपनी वस्तुओं का ही यहां पर क्या अगर करेगा, वस्तुओं को बेचता रहे, हमेशा वस्तुओं को बेचता रहे। अगर ऐसा करता रहेगा तो एक देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। तो व्यापार द्विपक्षीय होता है कि कुछ वस्तुएं यहां पर इनको बेच रहा है तो भारत से भी कुछ वस्तुएं खरीद रहा है, भारत से भी कुछ वस्तुएं खरीद रहा है। आप इस बात को समझिए। तो व्यापार क्या होता है? व्यापार अधिशेष वस्तुओं का होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान किया जाता है। सेवा से मतलब कोई सी भी सेवा हो सकती है, बौद्धिक सेवा हो सकती है, तकनीकी सेवा हो सकती है ना। और इसमें हमेशा 2 पक्ष काम करते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला। मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। आप अब आगे हम पढ़ेंगे। व्यापार 2 प्रकार का होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये तो पक्ष थे, लेकिन व्यापार 2 प्रकार का होता है। व्यापार 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कौन सा होता है? एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। इसको हम यहां से ले लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार को हम बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, तो यानी यह बात हो गई कि देश की सीमा के पार, यानी आप एक देश से दूसरे देश के मध्य व्यापार करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया। तो यानी विभिन्न देशों के बीच, अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान की बात करें, भारत चीन की बात करें, तो विभिन्न देशों के बीच उसकी राष्ट्रीय सीमा के आर पार,
उसकी राष्ट्रीय सीमा के आर पार जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश यहां पर ए है और दूसरा देश यहां पर बी है, तो इन सीमाओं से आर पार या फिर ये यूं व्यापार करेंगे। कैसे व्यापार होता है? तो जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जबकि राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? अब राष्ट्रीय व्यापार में आ जाइए तो राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर उसकी सीमाओं के अंदर, किसी देश में उसकी सीमा यानी राज्य और जिलों के अंदर बात करें, वहां पर होने वाला जो व्यापार है वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। हम भारत के अंदर बात करें, भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य जो व्यापार होता है तो राष्ट्रीय व्यापार है। और दो देशों के मध्य, जैसे भारत की बात करें और चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इनके मध्य जो व्यापार होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या रहा है। हम इसकी बात करते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हम टॉपिक का नाम अंतरराष्ट्रीय व्यापार है तो उसका इतिहास पढ़ते हैं। देखो, इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा और उसी के हिसाब से हम सिलसिलेवार हम आगे बढ़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास तो हम शुरू से करते हैं कि जब पहले मनुष्य आदिम अवस्था में था तब वो क्या करता था? वो केवल भोजन संग्रहण और आखेट कर रहा था। व्यापार का स्वरूप बाद में आता है। और जब व्यापार का स्वरूप आता है उससे पहले जब जंगलों में था तो वो क्या करता था? वहां पर जो जंगलों से कंदमूल हो गया या फिर मान लीजिए शहद हो गया, इन चीजों को जाता था और शहर में किसी से आपको मान लीजिए खाने के लिए अनाज चाहिए, आपके पास अनाज नहीं है तो अनाज के बदले उन वस्तुओं को आदान प्रदान कर देता था। तो यानी व्यापार का जो पहला स्वरूप था, व्यापार का जो प्रथम स्वरूप था वो था वस्तु विनिमय। जो व्यापार का स्वरूप रहा वो वस्तु विनिमय रहा। समझ गए आप? वस्तु विनिमय रहा, क्योंकि उस वक्त वो जब जंगलों में था और कुछ लोग जो मान लीजिए विकसित थे, उनके पास में खेत था, खाद्यान्न था, तो खाद्यान्न के बदले अपनी जड़ी बूटियों को या कंदमूल को या फिर शहद को आदान प्रदान कर लेता था। लेकिन इसमें वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, यानी वस्तु ही क्रय की जाती थी और वस्तु ही विक्रय की जाती थी। लेकिन जब सभ्यताओं का विकास होता है और सभ्यताओं के विकास के साथ में कागजी व धात्विक मुद्रा का विकास होता है, कागजी व धात्विक मुद्रा, जैसे मान लीजिए तांबा है, तांबे का हुआ, सोने का हुआ, चांदी का हुआ, इनका जब विकास होता है तब व्यापार का स्वरूप हो गया मुद्रा विनिमय। क्या हो गया? मुद्रा विनिमय। तो अब तो मुद्रा विनिमय के बाद हम व्यापार का आगे के भाग पढ़ते हैं। तो प्राचीन समय में क्या था कि लंबी दूरी का, अगर आपने कभी पुरानी पिक्चरें देखी होगी या नाटक देखे होंगे तो उसमें सीरियस देखे होंगे कि लंबी दूरी पर व्यापार कर रहे हैं तो जंगल में से कहीं जा रहे हैं तो वहां पर डाकू आ गए, डाकुओं ने लूट लिया, या फिर समुद्र के द्वारा कर रहे हैं तो समुद्री लुटेरे आपने देखे होंगे, समुद्री लुटेरे आ गए। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते थे? केवल स्थानीय बाजार करते थे, स्थानीय बाजारों तक व्यापार करते थे। यानी अगर आप शुरुआत के अंदर बात करें तो लंबी दूरी तक व्यापार का जोखिमपूर्ण होने के कारण, लंबी दूरी तक व्यापार में जोखिम होने के कारण व्यापार क्या होता था? स्थानीय होता था। व्यापार क्या होता था? स्थानीय बाजारों में ही होता था। अभी समुद्री व्यापार की तो बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, और दूसरी बात जो है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे वो केवल क्या करते थे? मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए व्यापार करते थे। मूलभूत वस्तुओं के लिए, जैसे खाद्यान्न हो गया, खाने हो गया, या पहनने के लिए कपड़े हो गए, इन पर ही वो खर्च करते थे, इन वस्तुओं पर ही खर्च करते थे। लेकिन जो अमीर लोग होते थे वो सौंदर्य प्रसाधन या फिर मान लीजिए आभूषण आदि वस्तुओं पर, जो इन वस्तुओं का क्या करते थे? इन वस्तुओं पर खर्च करते थे या महंगे वस्त्र खरीदते थे, इन पर व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार का एक तरीके से चल रहा है कि पहले व्यापार का स्वरूप वस्तु विनिमय था, मुद्रा विनिमय होता है, लंबी दूरी तक व्यापार करना जोखिमपूर्ण था, इसलिए वो स्थानीय बाजारों में ही करते थे। गरीब लोग केवल मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं का ही व्यापार करते थे। अच्छा, अब देखिए, आपने अगर व्यापार की हम बात करें तो शुरू में आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारत में एक जो चीज थी बहुत प्रसिद्ध थी, वो रेशम थी। तो पहले एक रेशम मार्ग था। क्या था? रेशम मार्ग। ये रेशम मार्ग आपके, मैं नक्शे में बताता हूं, रोम से, मध्य एशिया से होते हुए आपके भारत तक जाता था। जैसे मान लीजिए रोम कहां पर है? रोम आपके यहां पर इटली में है, और ये मध्य एशिया से होते हुए तुर्की से लेके ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, भारत से होते हुए चीन जाता था ये मार्ग। ठीक है,
है ना। और यहां से ऊन का भी होता था, ऊन का भी मान लीजिए आप, या फिर मान लीजिए रेशम जो महत्वपूर्ण मार्ग था वो व्यापार होता था। लेकिन जब मध्य एशिया के अंदर यहां पर तुर्की है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, यहां पर जब रोमन साम्राज्य था तब की बात है। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का विखंडन होता है, यहाँ पर मुगल वंश मतलब मुस्लिम मतलब जो राजा आते हैं, तो इस व्यापार मार्ग को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में ये जो यूरोपियन कंट्री थी ये दूसरा मार्ग ढूंढते हैं और समुद्री मार्ग के द्वारा ये भारत की तरफ यहां पर आने का मार्ग ढूंढते हैं और उसी के अंदर समुद्री यात्राएं शुरू होती है। तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं कि रेशम मार्ग जो था, जो रेशम मार्ग था, वो जाता था आपके रोम से मध्य एशिया के देशों में से होता हुआ हमारे भारत और चीन तक जा रहा था। लेकिन जब यहां पर मध्य एशिया में रोमन साम्राज्य था, लेकिन रोमन साम्राज्य का विखंडन होने के बाद में यहां पर क्या आते हैं, जब मुस्लिम आक्रांत आते हैं तब इसको मार्ग को, जब मुस्लिम शासक आते हैं तब इस मार्ग को बंद कर दिया गया। तब यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, समुद्री मार्ग के द्वारा यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार मार्ग को ढूंढना शुरू किया और उसी में ही उपनिवेश की खोज हुई थी और उसी ही में ही आपकी अमेरिका की भी खोज होती है। आपको मैंने बताया भी था पहले कि जब यहां से यूरोप में से, स्पेन में से और आपके पुर्तगाल में से लोग जाते हैं तो वो उनको पता है कि पूरब की तरफ भारत है, लेकिन वो गलती से मतलब समुद्री मार्ग में यहां पहुंच जाते हैं और यहां पर उनको भारत के मानकर यहां पर रहते हैं। जब उनको मालूम होता है इसका नाम वेस्ट इंडीज रखते हैं। फिर ये कुछ सालों बाद में यहां से आते हैं। यहां पर आने के बाद में जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो यहां पर गुजरात कुछ व्यापारी है उनसे मिलान होता है, मैंने बताई थी आपको कहानी। और वहां पर वो सोचते हैं कि यहां पर आगे जाके भारत जाने का रास्ता है। ये पूरा लौट कर आते हैं और बताते हैं कि हमने भारत जाने का रास्ता ढूंढ लिया। बोले कौन सी जगह है, तो बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष, यानी कि एक ऐसी जगह जहां से हमको भारत पहुंचने का मार्ग मिल गया है, इसलिए उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं। फिर बाद में आपके यहां पर वास्को डी गामा आता है पुनः पुर्तगाल से और वो भारत के अंदर यहां पर आकर व्यापार का काम शुरू करता है और इसी के कारण ही एक उपनिवेशवाद की होड़ मच जाती है। ठीक है, आप ये समझ गए तो 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद की होड़ मचती है। सभी देश ढूंढने लग जाते हैं कि कैसे भी करके हम नए एक जो एक जहां पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, तो वहां पर हम अधिकार कर लें और कैसे भी करके हम अपने साम्राज्य को स्थापित कर लें। लेकिन यहां पर व्यापार के एक नए स्वरूप का आगमन होता है और जिसको बोलते हैं अपन दास व्यापार। क्या बोलते हैं, दास व्यापार। दास व्यापार में क्या होते हैं, जो ये साम्राज्यवादी देश होते हैं, जैसे पुर्तगाल की बात करें, स्पेन की बात करें, डच की बात करें, ये अफ्रीका से, भारत से, यहां से लोगों को बलपूर्वक लेकर आते हैं और अमेरिका में एक बागानों पर काम करवाते हैं। यानी एक तरीके से दास व्यापार का शुरू हो गया। कहां पर वस्तु विनिमय था, फिर मुद्रा विनिमय था, फिर एक रेशम मार्ग की हमने बात करी और फिर ये दास व्यापार की शुरुआत हो गई। लेकिन आगे हम बात करें कहानी के अंदर, आगे क्या होता है, इस दास व्यापार को बाद में जब इसका विरोध होता है तो 1792 के अंदर इस दास व्यापार को डेनमार्क में और 1807 के अंदर इस दास व्यापार को ब्रिटेन में और 1808 में इस दास व्यापार को यूएसए में प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। काफी विरोध हुआ कि दास व्यापार, क्योंकि इसके अंदर मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़ दिया गया था, उसको केवल एक पशु के समान व्यापार उसको मान रहे थे। इस प्रकार इस पर काफी विरोध हुआ और इन 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ब्रिटेन में और 1808 में यूएसए में इसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित। लेकिन यहां पर व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, उसको आपको मैं समझाता हूं। यहां पर अपन इसको लेते हैं, थोड़ा आप समझिएगा, साथ में लेंगे एक कहानी के रूप में। आपको पता है कि जब यूरोपियन कंट्रियां भारत की बात करते हैं, भारत में आती है, तो वहां पर क्या करती है, वो वहां से क्या करती है, जब भारत में आती है तो वो यहां क्या करती है, जैसे भारत है यहां से और यहां से यूरोपियन कंट्री जो आ रही है, तो यहां से कच्चे माल को उठाती है। कच्चा माल जो होता है वो सस्ते दर पे मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कपास को लिया, अब कपास सस्ता मिल जाता है और तब तक यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ गई थी, तो इस कच्चे माल को यहाँ पर लेकर जाया जाता है सस्ते दर पर और उनको वहां पर बनाते हैं वस्त्र मशीनों के अंदर, और उन वस्त्रों को कहां बेचा जाता है, यहां पर बेचा जाता है पुनः। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोपीय राष्ट्रों ने उपनिवेश से कच्चे माल को तो अपने प्राथमिक उत्पाद के रूप में आयात किया और तैयार माल को यहां पर बेचा, है ना। तो एक तरीके से व्यापार का एक नया स्वरूप शुरू होता है औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या होता है कि जो कच्चा माल है वो तो आयात किया गया, कच्चा माल जो वो तो आयात किया गया कहां से, उपनिवेश क्षेत्रों से, और तैयार जो माल है मशीनों के अंदर जो माल था, वस्त्र की बात करते हैं हम, वस्त्रों की जैसे बात करें, उसको यहां पर बेचा गया, वापस उपनिवेशों में बेचा गया। तो इससे क्या हुआ,
जो उपनिवेश देश थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। भारत की स्थिति की बात करें तो कि आपने वहां से कच्चा माल तो उठा लिया सस्ते दर पर, और वहां पर क्या कर रहे हैं, अपने तैयार माल को दोबारा बेच रहे हैं। तो तैयार माल को बेचने से दो नुकसान हुए। एक तो आपने वहीं से पूंजी, आपने संसाधन तो ले ली कम पूंजी पर, और फिर वहां पर आप माल को बेच रहे हैं, तो वहां से वो वापस पूंजी को आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु खरीदेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा नुकसान वहां पर हुआ, जो वहां पर जो क्षेत्रीय यानी जो घरेलू घरेलू व्यापारी थे, या घरेलू जो व्यापारी थे, जो अगर हम वस्त्र की बात करें, वस्त्र निर्माण करते, सूती वस्त्र निर्माण करते थे, या फिर कोई बर्तन निर्माण करते थे, वो सब क्या हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती थी, और वो चूंकि हाथ से बनते थे तो उनकी गुणवत्ता भी कम होती थी। ये आप समझ रहे हैं, जबकि जो यूरोपियन कंट्री से जो वस्त्र बन के आते थे, वस्तुएं बन के आती थी, उनकी गुणवत्ता मशीनों में बनने के कारण ज्यादा अच्छी होती थी। इस कारण घरेलू व्यापार धीरे धीरे क्या हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां तक हमारा व्यापार का हुआ। अब इससे क्या हुआ, व्यापार का जो एक चैनल चल रहा था, किसके बीच में, यूरोपियन देश के बीच में, साम्राज्यवादी देश के, जैसे हम एक उदाहरण लें, जो ब्रिटेन के बीच में चल रहा था और जो भारत के बीच में चल रहा था। हम तो बाद में क्या होता है कि जो आपके उपनिवेश देश जो थे, जैसे भारत की बात करें, उनके जो घरेलू व्यापारी जो थे, कम कीमत और गुणवत्ता के कारण जब वो बिल्कुल नष्ट हो गए, बंद हो गए, तब क्या हुआ, व्यापार यहां से ना होकर इसका स्वरूप चेंज हो गया, और फिर व्यापार होने लगा यूरोपीय देशों के बीच, जैसे ब्रिटेन से पुर्तगाल के मध्य है, ब्रिटेन से फ्रांस के मध्य है, या फिर अमेरिका के मध्य, इस तरीके से व्यापार होने लगा। ये यूरोपीय देशों के मध्य व्यापार शुरू होने लग गया। तो व्यापार का एक बार मैं दोबारा बोलता हूं। सबसे पहले वस्तु विनिमय है, फिर उसके बाद मुद्रा विनिमय है, रेशम का मार्ग था। व्यापार ने बताया कि सबसे पहले जो जो गरीब लोग थे केवल मूलभूत आवश्यकताओं को खरीदते थे, लेकिन जो अमीर लोग थे वो आभूषण, महंगे वस्त्रों पर खरीदते थे। फिर उसके बाद व्यापार का एक नया स्वरूप आया, जब औद्योगिक देशों ने, जब जब यूरोपीय देशों ने अन्य देशों पर अधिकार कर लिया, रेशम मार्ग के बंद होने के बाद में, तब दास व्यापार शुरू हुआ, और 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ब्रिटेन में, 1808 में यूएसए में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के बाद में व्यापार का स्वरूप था जो यूरोपीय देशों और उपनिवेश देशों के मध्य था, जहां पर कच्चा माल वहां से आयात करते थे और तैयार माल को बेचते थे। फिर धीरे धीरे ये औद्योगिक देशों के मध्य इस व्यापार को करने लगे 19वीं शताब्दी के अंदर। 19वीं शताब्दी के अंदर ये औद्योगिक देशों के मध्य होने लगा। अब हम आते हैं वर्तमान समय में। देखिए, वर्तमान समय में जो व्यापार का जो स्वरूप है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर हम पुराना जो इतिहास है उसको हम नकार नहीं सकते। जो इतिहास की बात करें, जैसे हमने बात किया कि जब यूरोपीय देशों ने उनका शोषण किया उपनिवेश देशों का, तो वहां पर वो नष्ट हो गए, तो वो चीज अभी भी हो रही है। अभी क्या हो रहा है, हम ये देखें कि विकसित एवं विकासशील राष्ट्र हैं। अब जैसे विकसित देश हैं और जो विकासशील राष्ट्र हैं, इनके मध्य क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि जो विकासशील या फिर अल्प विकसित देश हैं, अफ्रीका जैसे देश हैं, वो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। अभी भी वही हो रहा है जो पुरानी बात थी कि यहां से कच्चा माल उठा रहे हैं और तैयार माल को बेच रहे हैं। अब पहले जैसी बात नहीं, अधिकार नहीं है, लेकिन वो यहां से कच्चा माल खरीदते हैं और तैयार माल को बेचते हैं। तो ऐसा अगर करते रहेंगे तो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो वापस इस, जो आपको बताया था मैंने, एलपीजी यानी वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया के अंदर वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की रक्षा के लिए, छोटी अर्थव्यवस्था वाली देशों की रक्षा के लिए एक समझौता किया गया उस वक्त। और वो समझौता क्या था, तो ये छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की रक्षा के लिए कुछ एक समझौता किया गया। इसको आप यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए बड़ा देश है, एक विकसित देश है अमेरिका, एक यहाँ पर बी है जो एक विकासशील देश है। अब ये क्या करता था, ये तैयार पहले तो क्या करता था, यहाँ संसाधनों से, यहाँ से प्राकृतिक संसाधनों को ले रहा है। जैसे मान लीजिए कच्चा माल ले गया, कपास ले गया, सपोज कीजिए आप कपास सस्ते दाम पर ले गया, अब तैयार माल को बेचेगा, तो यहां पर क्या होंगे, इस सीमा को पार करते कुछ टैक्स लगा दिए जाएंगे। जैसे 10 रुपए का मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर आके आपने 100% टैक्स लिया, तो वस्तु 20 रुपए की हो गई। यानी 10 रुपए तो बी ने अपने जेब में पहले ले लिए। उससे क्या फायदा होगा कि यहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं, वो वस्तु, ये वस्तु क्या 10 रुपए की है, वो 20 रुपए की वहां बिकेगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ के लोग घरेलू जो उद्योग, उनको भी संरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ये 20 रुपए की है और घरेलू उद्योग जो है वो 15 रुपए में बेच रहे हैं या 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो दोनों के पास उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, 10 रुपए की आएगी और ये 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो घरेलू उद्योग पहले भी ऐसे नष्ट हुए थे और दोबारा ही नष्ट होंगे। तो क्या किया गया है
कि छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की इनकी रक्षा के लिए क्या किया गया है कि कुछ व्यापार कर एवं संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं। व्यापार कर व संख्यात्मक प्रतिबंध, ये नया व्यापार का स्वरूप है, ध्यान रखना। संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं और वो एक समझौता किया गया जिसको अपन कहते हैं गैट। क्या कहते हैं? गैट समझौता। क्या कहा जाता है इसे? गैट समझौता कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौतों का जन्म होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार एवं इसको बोलते हैं प्रशुल्क समझौता। व्यापार, इसके बारे में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे हम पहले, अभी थोड़ी सी बता रहा हूं। व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता होता है जिसके कारण छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संरक्षण किया जाता है और बाद में इसी को ही बदल जाता है विश्व व्यापार संगठन में। विश्व व्यापार संगठन में इसको बदल दिया जाता है। किन परिस्थितियों में बदलते हैं इस हम बातें करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए इसको ही डब्ल्यूटीओ में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया? डब्ल्यूटीओ में बदल दिया गया। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों जरूरी है, इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब जन्म लेता है, हम इसको समझें। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म कब होगा, हम इसको देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब होता है बताइए? कोई देश है वो अपनी वस्तु कब बेच पाएगा? जब उस वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होगी, वो कम कीमत पर होगी, है ना, तो उस वस्तु को बेचा जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों अस्तित्व है, आप यूं समझिए। अस्तित्व क्यों है, अगर ये बात उठती है तो आप इसमें यह है कि जब एक देश वस्तुओं की उत्पादन और सेवाओं की उपलब्धता में क्या कर लेगा? विशिष्टीकरण, यानी वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में एक तो गुण होगा विशिष्टीकरण का। विशिष्टीकरण का मैं बता चुका हूं। विशिष्टीकरण का मतलब होता है एक ही वस्तु का उत्पादन करना, एक ही वस्तु का, एवं श्रम विभाजन का, यानी आप उत्तम श्रम का उपयोग करेंगे, आप श्रम विभाजन का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? आपकी वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, और साथ में कीमत भी कम होगी। तब आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी वस्तु को बेच सकते हैं। यानी जब एक देश वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं की उपलब्धता में विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के गुणों के कारण गुण लाता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है, क्योंकि उसकी वस्तु अपने आप ही क्या होती है? विशिष्ट हो जाती है और वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसको बेच सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है, आप यूं समझिए। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की बात करते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि अगर विशिष्टीकरण श्रम विभाजन का गुण नहीं होगा तो वस्तु बेच नहीं पाएगा, या बेचेगा भी तो वो वहां पर टिक नहीं पाएगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि व्यापार का एक पक्ष दो होते हैं, एक तो होता है खरीदने वाला, एक बेचने वाला। तो यहां पर भी एक पहला पक्ष होगा तुलनात्मक लाभ। तुलनात्मक लाभ का मैं बता चुका हूं कि अगर कोई ए देश व्यापार कर रहा है, बी देश व्यापार कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि ए अपनी वस्तुएं बी को बेचता रहे और बी खरीदे नहीं, तो ये व्यापार कुछ दिनों तक चलेगा। तुलनात्मक लाभ का मतलब होता है कि व्यापारिक भागीदारी देशों को समान रूप से लाभ होना चाहिए। यानी व्यापारिक भागीदारी देशों को, जो भागीदार देश है, चाहे ए हो चाहे बी हो, उनको समान लाभ होना चाहिए। अगर समान लाभ नहीं होगा तो एक देश दूसरे देश का धीरे धीरे शोषण करने लग जाएगा, तो फिर वो उपनिवेश, वो व्यापार नहीं होगा, फिर वहां साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद वाली स्थिति आ जाएगी। और दूसरा जो है वो है परिपूरकता एवं हस्तांतरिता। इसका मतलब कि जो दोनों देश हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, कई देश हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण क्या होंगे? एक दूसरे पर निर्भर होंगे। और हस्तांतरण का मतलब होगा कि व्यापार तभी होगा, यानी सिद्धांत क्या है? व्यापार तभी होगा जब एक देश दूसरे देश से वस्तु खरीदे और वो भी उससे खरीदे, यानी हस्तांतरण क्या हो? दोनों तरफ हो। तो दो सिद्धांत है, तुलनात्मक लाभ, व्यापारिक भागीदारी देशों में समान रूप से लाभ होना चाहिए, और व्यापारिक भागीदारी देश है एक दूसरे पर निर्भर हो और उनके मध्य वस्तुओं का क्रय विक्रय समान रूप से होना चाहिए, हस्तांतरण समान रूप से होना चाहिए, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था समान रूप से विकास कर सके। तो यह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास पढ़ा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व और उसका सिद्धांत पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार, पक्ष, काफी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आप इनको पढ़िए। ओके बेटा, थैंक यू।